नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचे या मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं अपन, तो सबसे पहले एग्जाम में पूछ लेता है कि विराम का अर्थ क्या है। क्या पूछा गया प्रश्न? विराम का अर्थ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, या तो ठहरना या फिर रुकना। तो विराम का अर्थ या तो ठहरना पे क्लिक करेंगे आप या फिर रुकने पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, अपने को हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर के अंतर्गत विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्या होता है, कभी कभी अपन निबंध लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, विभिन्न सामग्रियां या विभिन्न वाक्य वगैरह का जब प्रयोग करते हैं अपन हिंदी ग्रामर के अंतर्गत, तो कभी कभी क्या है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्या है? अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो उस अर्थ को क्लियर करने के लिए या उस वाक्य का भावपूर्ण अर्थ बताने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इन चिन्हों को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि भावों और विचारों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी जब विराम चिन्ह का प्रयोग उचित तरीके से नहीं हो पाता है तो वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो जैसे अपन उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे अपन उदाहरण जैसे रोको मत जाने दो। दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं, रोको मत जाने दो। तीसरा उदाहरण ले रहे हैं अपन, रोको मत जाने दो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो पहला वाला उदाहरण है, इसमें जो बीच में अल्प विराम जो लगाया गया है यहाँ पर, ये इसमें नहीं लगा हुआ है। तो उसमें इस वाक्य में स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि रोकने की बात कही गई या फिर जाने की बात कही गई। वाक्य रोकने की बोल रहा है या फिर जाने की बोल रहा है। तो ये जो पहला वाला वाक्य है, इसमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रोके या उसको जाने दें। तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से वाक्य क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं अपन, रोको मत जाने दो। इसका अर्थ यहाँ उस व्यक्ति को क्या कह रहे हैं अपन कि रोको, उसको जाने मत दीजिए। मतलब यहाँ पर उसको रोकने की बात कही गई है। किसकी बात कही गई? उस व्यक्ति को स्टॉप करने की बात कही गई है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि उस व्यक्ति को रोकना है, आपको जाने नहीं देना है। ठीक है, तो इस वाक्य से भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से वाक्य क्या है? सही है। फिर देखिए तीसरा उदाहरण, रोको मत जाने दो। तो इसका अर्थ है यहाँ पर उसको रोकने के लिए मनाही की गई, मतलब रोकना नहीं है, उसको क्या करना है? जाने देना है। इसका अर्थ तीसरे वाले वाक्य में यहाँ पर उस व्यक्ति को जाने देने का भाव स्पष्ट हो रहा है, गो जाने का भाव स्पष्ट हो रहा है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि ये तीसरा वाला वाक्य भी अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कि रोको मत जाने दो, अर्थात उस बंदे को या उस व्यक्ति को क्या करना है? अपने को जाने देना है, रोकना नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आगे पहला विराम चिन्ह देखिए आप। सबसे पहला पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को आप फुल स्टॉप भी बोलते हो। क्या बोलते हो? फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, देखिए इस चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब आपको वाक्य को एंड करना हो या उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए। जिससे उदाहरण लेते हैं, राम स्कूल गया। राम स्कूल गया, इसका अर्थ यहां पर राम के स्कूल के जाने की बात कही गई है।
ठीक है, तो इसका अर्थ है यहाँ पर वाक्य आपका पूर्ण हो चुका है, इसलिए इस वाक्य में जो चिन्ह लगा है इसको बोलेंगे आप पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, फिर एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। देखो वाक्य पूर्ण हो गया, इसलिए अपन ने पूर्ण विराम का यूज किया है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें पूर्ण विराम नहीं लगता है, तो अपने को एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है। एक तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मय बोधक शब्दों के साथ पूर्ण विराम नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, पूर्ण विराम के बाद देखिए अर्धविराम। क्या आएगा आपका? अर्धविराम। दूसरा अर्धविराम। अर्धविराम को आप सेमीकोलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमीकोलन। ठीक है, इसका जो चिन्ह आता है वो इस प्रकार से आता है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये चिन्ह काय का बना हुआ है? सेमीकोलन। तो जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़े, तो वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के फलों में आम सर्वश्रेष्ठ है, किंतु आम्रपाली के आम विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको क्या है, अब पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुकना पड़ा है ना, और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ा है, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है ये कि आपका पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आप आगे तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा आएगा आपका अल्प विराम। क्या आएगा? अल्प विराम। देखिए अल्प विराम को आप कोमा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोमा। तो इसका जो सिंबल आता है एग्जाम में इस प्रकार से आता है, ये ध्यान रखना है। ये पूछा गया प्रश्न की सिंबल काय का है, तो आपको बताना है अल्प विराम का। अब क्या होता है अल्प विराम? जब अर्ध विराम से भी आपको कम समय के लिए रुकना पड़े, जब अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े, तो वहां कोमा या अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं कि राम, श्याम और मोहन तीन दोस्त हैं। तो देखिए यहां पर जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है ये आपका क्या है? अल्प विराम है। ये क्या है? अल्प विराम है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आपका जो चौथा चिन्ह आएगा वो आएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह या आप इसको बोल सकते हो मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मार्क
ऑफ इंट्रोगेशन। इसका जो चिन्ह प्रयुक्त होता है एग्जाम में वो इस प्रकार से आता है दोस्तों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन कि आप कहां जा रहे हो। तो किसी से आपने प्रश्न पूछा है तो पूर्ण विराम न लगाते हुए आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वहां स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, यह प्रश्न पूछने की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला चिन्ह देखिए, विस्मय सूचक चिन्ह। क्या है आपका? विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, इसको आप एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है दोस्तों, थोड़ा सा इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है। मतलब जब वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध हो तो वैसे वाक्यों में आपको क्या करना है? विस्मय बोधक वाक्य का चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे क्रोध, घृणा, आश्चर्य, ये जब रिप्रेजेंट होता है किसी वाक्य में तो वहां पर आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है। ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि हाय, और ये विस्मय बोधक चिन्ह प्रयोग किया अपन ने, हाय वह चल बसा। हाय वह चल बसा, तो यहां पर ये जो चिन्ह आया है इसको आप बोलेंगे विस्मय बोधक चिन्ह। क्या बोलेंगे? विस्मय बोधक चिन्ह। फिर देखिए अगला चिन्ह है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह। क्या आएगा आपका? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, देखिए उद्धरण चिन्ह को आप इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हो। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा ये दो प्रकार के होते हैं, डबल इन्वर्टेड ओपन एंड क्लोज और सिंगल इन्वर्टेड ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की वाक्य या जो उसने कहा वैसा वैसे अगर आपको लिखना है तो उस स्थिति में आपको इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो उस चिन्ह को क्या बोलते हैं आप? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुलसीदास कृत, यूं भी कह सकते हैं तुलसीदास रचित या तुलसी रचित। तुलसी रचित रामचरितमानस, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो ये जो डबल इन्वर्टेड का प्रयोग हुआ है तो ये इनके द्वारा रची गई रचना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से उद्धरण चिन्ह प्रयोग होते हैं। फिर देखिए योजक चिन्ह, सातवां देखिए आप योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को आप हाइफन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हाइफन। ठीक है, इसका जो चिन्ह प्रयुक्त होता है वो आपका इस प्रकार से आता है, छोटा सा। ठीक है, ये इसका चिन्ह बड़ा लगा देंगे तो डैश होगा, इसलिए ध्यान रखना है। जो छोटा सा चिन्ह आएगा वो योजक चिन्ह होता है। मतलब दो समान शब्दों को या विपरीत शब्दों को जोड़ना है तो आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जब समान या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को जोड़ने में उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे माता पिता, रात दिन, जय पराजय। तो ये जो चिन्ह आए हैं ये आपके कौन से चिन्ह है? योजक चिन्ह है दोस्तों। क्या ये? योजक चिन्ह। फिर देखिए 8वां नंबर निर्देशक। क्या आएगा? निर्देश चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह को आप डैश भी बोलते हो। क्या बोलते हो? डैश। तो ये थोड़ा सा जो हाइफन होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है,
ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या होता है, जब कोई संवाद कहता है या कोई बात कहता है तो उस बात जो कह रहा है और जो बात कही गई है उन दोनों के बीच में जो चिन्ह प्रयुक्त होता है वो आपका कौन सा आएगा, निर्देशक चिन्ह। क्या आएगा, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, तो एक उदाहरण से अपन स्पष्ट करते हैं। इसमें देखिए, रमेश तुम कहां जा रहे हो, तो ये जो चिन्ह आया है ये आपका क्या कहलाएगा, निर्देश चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निर्देश चिन्ह। फिर देखिए दोस्तों, अगला जो चिन्ह आएगा आपका वो आएगा कोष्ठक। क्या आएगा, कोष्ठक। कोष्ठक। ठीक है दोस्तों, इसको आप ब्रैकेट्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट्स। कभी कभी इंग्लिश नाम पूछ लेता है। तो जो कोष्ठक होते हैं सामान्यतः आपको एक तो छोटा कोष्ठक, एक मझला कोष्ठक और एक बड़ा कोष्ठक अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इन दोनों चिन्हों का ज्यादा प्रयोग होता है, तो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, या कोई वाक्य का अंग न होते हुए उसको अगर स्पष्ट करना हो तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण लेते अपन, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, और अपने को स्पष्ट करना है कौन से भेद है, तो अपने को जैसे लिखना है सकर्मक और अकर्मक, तो उनको ब्रैकेट में लिख देंगे, सकर्मक और अकर्मक। तो इस प्रकार से आपको ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो चिन्ह आएगा वो देखिए आप, अगला जो चिन्ह आएगा वो हंसपद या त्रुटि बोधक। हंसपद या त्रुटि बोधक। हंसपद या त्रुटि बोधक, या इसको केरेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केरेट। तो छोटी सी केप जैसा ये बना रहता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार का जो चिन्ह आता है वो केरेट आता है। ठीक है, जिससे स्वतंत्र, एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। तो देखिए, जो तिलक शब्द में जो नारा है कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो इसमें कुछ शब्द की मिसिंग हुई है, तो उसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो ऐसा चिन्ह करके, या फिर ऊपर भी लगा सकते हो। तो उसको आपको पता है इसमें वर्ड छूटा हुआ, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध। क्या है, जन्म सिद्ध। तो ये वर्ड छूट गया, इसमें तो आप हंसपद लगाएंगे और बता देंगे हमसे यहाँ से मिसिंग हुई। तो इस प्रकार जो चिन्ह प्रयुक्त होगा वो क्या कहलाएगा, आपका हंसपद। ठीक है, फिर देखिए अगला चिन्ह आपका आएगा आपका रेखांकन। क्या आएगा, रेखांकन, या इसको अंडरलाइन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखांकन। रेखांकन या अंडरलाइन। ठीक है, ये नीचे रहता है, ध्यान रखना, अपने डैश बीच में रहता है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही है, और ऐसा लगा हुआ है तो आपको ये गलत मानना है। ठीक है, अंडरलाइन के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, या वाक्य में महत्वपूर्ण पद या शब्द पे जोर देना हो तो वहां अंडरलाइन किया जाता है। जैसे गोदान। गोदान एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये गोदान को महत्व देने के लिए इसके नीचे अंडरलाइन की गई है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों, अगला जो विराम चिन्ह आएगा वो आएगा आपका लाघव चिन्ह। क्या आएगा, लाघव चिन्ह। तो ये अपने को देखना है, लाघव चिन्ह। इनको एब्रीविएशन फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, साइन ऑफ एब्रीविएशन। साइन ऑफ एब्रीविएशन। ठीक है, एब्रीविएशन। इनके जो सिंबल आते हैं इस प्रकार से गोला बना रहता है छोटा सा, ये अपने को ध्यान में रखना है। जिससे आपने देखा होगा, कृपया, पृष्ठ उल्टिए। तो आपने किताबों में देखा होगा, मैं ऐसा लिखा रहता क्र, प और उ, और यहाँ पे छोटे छोटे डॉट बनी रहती है, तो इनको बोला जाता है लाघव चिन्ह। क्या बोला जाता है, लाघव चिन्ह। ठीक है,
और लास्ट देखिए 13वां विराम चिन्ह आपका वो आएगा आपका लोप चिन्ह। क्या आएगा? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह को आप मार्क ऑफ ओमिशन भी बोल सकते हो, मार्क ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये आपका फिलिंग ब्लैंक्स टाइप से रहता है, डॉट डॉट करके, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका प्रयोग जनरली कोई पद भरने के लिए होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे फिलिंग ब्लैंक्स हो गया है, विभिन्न प्रकार के ब्लैंक्स अगर आपको भरना है ना, या कुछ अंश आपको जोड़ना है, तो वहां पर भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा विराम चिन्ह करके पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।